कल 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश होना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल बजट पेश करेंगी। आम लोगों की उम्मीदें उस पर जुड़ी हुई है। कैसा बजट होना चाहिए, भारत की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ हो, आम लोगों को भी राहत मिले, की जानकारी के लिए हम पहुँचे हैं पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विनय कुमार लाल सर हैं। सर, आप तो बड़े अर्थशास्त्री हैं, क्या कैसा बजट होना चाहिए बजट जो लोगों को राहत भी मिले और देश की जो अर्थव्यवस्था है? देखिए, आज देश में दो महत्वपूर्ण समस्याएं हैं। एक बेरोजगारी की और दूसरा महंगाई का। और ये समस्या सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, पूरा विश्व में कोरोना के चलते, फिर जो युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन का, इसके चलते कीमतें बढ़ी हैं और जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन है उसमें बाधा हुई है। तो इन दोनों क्षेत्रों में सरकार को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ये चुनावी वर्ष है, ये इस सरकार का अंतिम बजट है। तो मोदी सरकार ऐसे वित्तीय अनुशासन के लिए जानी जाती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि ये चुनावी वर्ष होने के चलते, क्योंकि बजट एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट भी होता है और लोकतंत्र में बजट के माध्यम से सरकारें लोगों को आकर्षित करने की कोशिश भी करती हैं। वैसे तो बजट एक वित्तीय दस्तावेज होता है, लेकिन ये चुनावी वर्ष होने के चलते हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं। उम्मीद है कि किसान सम्मान योजना की राशि जो 6,000 रुपये वर्ष में होती है, उसमें सरकार ज़रूर कुछ न कुछ वृद्धि करेगी और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि पिछले 5 सालों में कीमतें बहुत बढ़ी हैं और ये राशि अब थोड़ी कम हो गई है, डिवैल्यूएट हो गई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि किसान सम्मान राशि को बढ़ाया जाना चाहिए। इसका असर पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर होती है। इससे परचेजिंग पावर बढ़ता है, डिमांड बढ़ता है और इससे रोजगार सृजन होता है। दूसरा, मनरेगा के क्षेत्र में जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, उसमें राशि बढ़ाने की ज़रूरत है। यह ग्रामीण बेरोजगारी को दूर करने में हमारी मदद करेगी। महिलाओं को जो उम्मीद रहती है कि उनके जो बजट होते हैं, घरेलू बजट, उस पर असर पड़ रहा है। इसका असर देखिए कि कुछ इस पर ध्यान दिया, हम इस पर ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि तेल की कीमतें पिछले 7-8 महीने से लगभग स्थिर हैं। ठीक है, सरकार को रक्षा क्षेत्र में भी खर्च करना है, क्योंकि आप जानते हैं अभी हमारे जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, बॉर्डर के देश हैं, हमारे पड़ोसी देशों से हमारा संबंध बहुत ही अच्छा नहीं है। और जब तक कोई देश संप्रभुता अपनी रक्षा नहीं कर सकेगा, अपने क्षेत्र की रक्षा नहीं करेगा, तब तक वह आंतरिक विकास को नहीं आगे बढ़ा सकता है। तो हम रक्षा क्षेत्र में क्योंकि बहुत अधिक खर्च कर रहे हैं, उसके रिसर्च और डेवलपमेंट पर हम ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और ये हम उम्मीद भी करते हैं कि इस बजट में उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। तो हम बहुत अधिक राशि को बांट नहीं सकते हैं, सरकार बांट नहीं सकती है, क्योंकि यह फिर से एक बार इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। तो देश को दूरगामी विकास की ओर ले जाने के लिए हम बहुत उम्मीद इस क्षेत्र में नहीं करते हैं। या आपने भी बताया कि चुनावी साल है, तो निश्चित है कि बजट आम लोगों को लुभाने वाला हो सकता है। आम लोगों का मतलब, हम यहाँ पर आम लोगों में किसान सबसे बड़ा वर्ग है, तो उसके लिए हम जो उम्मीद कर रहे हैं, किसान समृद्धि योजना या फिर इरिगेशन के क्षेत्र में कुछ सरकार को करना चाहिए, ताकि किसान का जो बड़ा वर्ग है, आज भी हमारा 50% क्षेत्र, खेती क्षेत्र, वो असिंचित है, तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत है। यूरिया की कीमतें तो ठीक हैं, लेकिन DPA जो अन्य उर्वरक हैं उसकी कीमतें काफ़ी अधिक हैं, तो उसमें कमी करके किसानों को मदद किया जा सकता है, जो आम लोगों की मदद करना है। क्या लगता है टैक्स में बढ़ोतरी की हो सकती है? यूरिया की जो यूरिया नहीं, जो आम लोगों को जो टैक्स की बात हो। टैक्स देखिए, ये आम लोगों का नहीं है, ये मिडिल क्लास का है। मिडिल क्लास
को काफ़ी उम्मीदें हैं। पिछले कई वर्षों से हमको लगता है कि 5 साल से कम टैक्स का स्लैब में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से इस साल सरकार टैक्स स्लैब में चेंज करेगी, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। और ये इसमें कम से कम 20% की वृद्धि हम उम्मीद करते हैं। ये ज़रूरी भी है। सबसे ज़्यादा आपने जो बताया कि चुनावी साल है, तो सबसे ज़्यादा इस पर युवा लोग जो जॉब को लेकर कुछ युवाओं ने अभी बताया। ये हम कहना चाह रहे थे। अभी सरकार MSME क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है, लेकिन इसको थोड़ा और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और इसके लिए एक विशेष कार्यक्रम हमारे नज़र में बहुत ही प्रभावी हो सकता है। MSME क्षेत्र को बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है और स्किल डेवलपमेंट के लिए हम बड़े इंडस्ट्री को छोटे इंडस्ट्री से कोलैबोरेट करके ट्रेनिंग की व्यवस्था सरकार अगर करे तो छोटे उद्योगों का सामान और कुछ छोटे उद्योग जो सामान बनाते हैं उनका प्रयोग बड़े उद्योग कर सकते हैं। बड़े उद्योगों का जो बड़ा प्रोडक्ट है जैसे लोहा है वह छोटा उद्योग उसका यूज कर सकता है। तो इस तरह का कोलैबोरेशन ट्रेनिंग दे सकती है, स्किल डेवलपमेंट में वह मदद कर सकती है और अल्टीमेटली यह रोज़गार सृजन करने में हमारे लिए सहायक होगा और लोगों की आय में वृद्धि होगी। अभी कुछ छात्रों ने बताया कि हम लोग को उन लोग की जो मांग है कि जो हायर एजुकेशन में फंडिंग कम करती है सरकार। इसलिए कि सरकार फंडिंग कम करती है ये सही है, 6% करना चाहिए शिक्षा के क्षेत्र में, लेकिन हम डेवलपिंग इकोनॉमी है और डेवलपिंग इकोनॉमी में सरकार अपनी आय को असीमित नहीं बढ़ा सकती है। तो उस सीमित आय से अधिक विकास, दूरगामी विकास कैसे हो, इसके लिए सरकार प्रयास करती है। एक विकासशील सरकार यही प्रयास करती है और इसी में धन की कमी हो जाती है और सरकार हायर एजुकेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस तो जो लोअर एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन है, वो होता है। किसी देश के विकास की आधारशिला को मजबूत बनाने के लिए प्राइमरी एजुकेशन का ज़्यादा महत्व होता है और उस क्षेत्र में सरकार जो कुछ भी कर रही है हमको लगता है कि उसमें सिर्फ गुणात्मक सुधार की ज़रूरत है, मात्रात्मक सुधार की ज़रूरत अभी नहीं है, हमको महसूस होता है। एक लास्ट सवाल, मोदी सरकार का ये 9वां बजट है और आप एक अर्थशास्त्री हैं, कई बजट को देखा होगा। क्या लगता है ये अंतिम चुनावी वर्ष है तो किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फंडिंग हो सकती है, एक अनुमान आप? हाँ, ये कृषि क्षेत्र में निश्चित रूप से फंडिंग बढ़ेगा। कृषि क्षेत्र में सिंचाई, इंश्योरेंस के क्षेत्र में सरकार, हमको लगता है कि इसमें ज़रूर सरकार, मनरेगा, इन क्षेत्रों में सरकार अपना आवंटन बढ़ाएगी क्योंकि इसका असर पूरे देश पर होता है। इससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। MSP पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। हो सकता है MSP में सरकार कोई नीति लेकर आए और दूरगामी रूप से सरकार MSP के लिए एक नीति बना दे कि कीमतें किस रूप में बढ़ेंगी। ये ऐसी उम्मीद भी हम करते हैं कि सरकार को ऐसा करना चाहिए ताकि ये एक लॉन्ग रन सॉल्यूशन हो जाए। MSP कभी कभी डिस्क्रीट फॉर्म में क्यों बढ़ाया जाए, इसके लिए इसको प्राइस से टैग कर दिया जाए ताकि ये अनवरत रूप से कीमतें 6-6 महीने में जैसे DA बढ़ता है उसी तरह MSP में भी चेंज हो सकता है। उसी तरह से जो मिनिमम वेज है उसमें भी चेंज हो सकता है। तो ये एक स्मूथ डेवलपमेंट के लिए। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, अभी कुछ लोगों से हमने स्टेशन में बात की, पहले रेल बजट और आम बजट अलग होते थे, अब दोनों को एक साथ कर दिया गया। क्या इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि हमारे देश में जब रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था उसमें हमारे देश में की अर्थव्यवस्था में रेल का बहुत अधिक महत्व था। मतलब कि हमारे देश में एक ही सेक्टर था जो बहुत बड़ा था, बाकी सेक्टर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट कोई ध्यान नहीं देती थी, तो वो बजट का बहुत बड़ा हिस्सा था, इसलिए उसको अलग किया गया था। लेकिन आज की तारीख में पूरी अर्थव्यवस्था में रेल का हिस्सा बहुत छोटा हो गया और यह इसके समानांतर कई सेक्टर्स डेवलप हो गए, तो अब इसका एक रिलेवेंस लगभग ख़त्म हो चुका है, तो इसका कोई असर हमको नज़र नहीं आता है। तो ये प्रोफेसर
विनय कुमार दाल हैं, पटना यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री हैं, और इन्होंने बहुत बड़ी बात बताई कि जो इस बार जो 9वां मोदी सरकार का 9वां बजट होगा, इसमें कहीं ना कहीं किसानों को के प्रति विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनका ऐसा मानना है, क्योंकि किसानों के जो पहले से जो किसान सहायता राशि है वो पिछले 5 साल से एक ही है, और इसे इनका एक अनुमान है कि इसमें विशेष सरकार ध्यान दे सकती है। सहयोगी पंकज के साथ परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़ पटना।